So we'll go ahead with last and the most important and also very interesting topic of this chapter. तो अगला हमारा टॉपिक है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ के साथ साथ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस लॉ है वो भी रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। तो रिमेंबर वी वांट टू स्टार्ट विद एम्पियर्स लॉ। अभी एम्पियर्स लॉ समझने से पहले आई विल रिवाइज गॉस लॉ फॉर यू, क्योंकि ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब आप खासकर सीईटी जेईई नीट के टाइप के एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे ना, इंपॉर्टेंट इज द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स कि आप कौन से सीक्वेंस से चैप्टर को स्टडी कर रहे हो। सबसे पहले ग्रेविटेशन होना चाहिए, ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता है वो 1/r² होता है और m1 × m2 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वैसा होता है 1/r² q1 × q2। तो ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फील्ड का फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये सब बनते हैं सेम, ऑलमोस्ट सेम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट में भी बहुत सारा सिमिलरिटी है। उसमें से एक आप देखोगे अभी, तो अगर आपको याद होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में गॉस लॉ देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और 12th में उसके एप्लीकेशन देखे थे। 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका तो स्टार्ट ही गॉस लॉ से होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है, इस स्पेरिकल कंडक्टर पे चार्ज है, तो आई हैव अ स्पेरिकल कंडक्टर विच हैज अ चार्ज, इस पे चार्ज है सम चार्ज प्लस क्यू, और ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो याद रखना, हम हमेशा कैपिटल आर डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कंडक्टर। हमको इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ यूज करते हो। तो गॉस लॉ में यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टर ऑफ सम शेप। यहाँ पे शेप क्या है कंडक्टर का? स्फीयर। तो आप पता है क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और ये P पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेंटर से स्मॉल r है, तो आप क्या करते हो? इस स्मॉल r डिस्टेंस को लेके एक और स्फीयर ड्रॉ कर देते हो विच इज एन इमेजिनरी स्फीयर। इस इमेजिनरी स्फीयर को बोलते हो गॉसियन स्फीयर। क्या बोलते हो? गॉसियन स्फीयर। तो बेसिकली व्हाट यू डू इज, आप जो चार्ज है ना उसको एनक्लोज कर रहे हो। एनक्लोज मतलब क्लोज करना। किस में क्लोज करना? एक इमेजिनरी सरफेस में क्लोज करना, सरफेस में। करेक्ट, गुड। फिर आप बोलते हो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करते हो। अभी इंटीग्रेट क्यों कर रहा है बताता हूँ। फिर अगला स्टेप क्या होता है? एक बार आपने ये इमेजिनरी सरफेस ले लिया ना, जिसको तुम बोलते हो गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस का जो शेप होता है इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर स्फेरिकल तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल। अगर कंडक्टर आपके पास सिलेंड्रिकल है तो गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल है। राइट। देन इस गॉसियन सरफेस को आप इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। उसमें से आप एक एरिया एलिमेंट लेते हो यहाँ पे। इस एरिया एलिमेंट का एरिया है ds। क्या है? ds, बराबर, गुड। और इस एरिया एलिमेंट को आप वेक्टर बना देते हो। वेक्टर बनाते हो बाय गिविंग इट अ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू इट। तो जो एरिया एलिमेंट है उसी को नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। फिर आप एक एलिमेंट के लिए फाइंड करते हो E बार डॉट ds बार, और E बार डॉट ds बार होता है फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। फिर अभी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अवे इन ऑल डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी तो मैं एरिया ले सकता था ना, इसमें से भी फ्लक्स होगा, इसमें से भी फ्लक्स पास होगा। तो फिर आप क्या करते हो? आप टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हो पता है? इंटीग्रेट। क्या करते हो? तो टोटल फ्लक्स होता है आपका इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार। और इंटीग्रेट किस पे किया आपने? सरफेस पे। कौन सा सरफेस पे? गॉसियन सरफेस पे। और ये आ जाता है आपका चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। ये था गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रेशन
E bar dot ds bar over a closed surface is charge enclosed upon epsilon 0. अब इसी सिमिलर लाइंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहे तो हम लोग गॉस लॉ की जगह पे एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे चार्ज को एनक्लोज किया था, वहाँ पे चार्ज रेस्ट पे नहीं है, यहाँ चार्ज रेस्ट पे था, वहाँ पे चार्ज मूविंग है, और जब चार्ज मूव होता है तो क्या मिलता है? करंट। तो वहाँ पे करंट को एनक्लोज करते हो। किसको एनक्लोज करते हो? करंट को। हाँ, यहाँ पे जो शेप कंडक्टर का था, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम आप इमेजिनरी सरफेस लेते हो, राइट? स्पेरिकल कंडक्टर तो स्पेरिकल सरफेस। सिमिलरली वहाँ पे भी ऐसा है, डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम जो हम लोग लूप लेने वाले हैं। यहाँ पे सरफेस होता है, वहाँ पे लूप होता है। लूप ये 2D स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सरफेस ये 2D स्ट्रक्चर होता है, लूप इज लाइक अ लाइन। तो वहाँ पे जो लूप लेंगे वो भी डिपेंड करेगा ऑन द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? फिर तुमने क्या किया, एक छोटा एलिमेंट ले लिया यहाँ पे ds, उसके लिए पहले क्या फाइंड किया? E बार डॉट ds बार, वहाँ पे B बार डॉट dl बार, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है और वहाँ पे एरिया नहीं है, वहाँ पे लाइन है, तो B बार डॉट dl बार। एक का फाइंड करके क्या किया? इंटीग्रेट किया। वहाँ पे भी क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। तो ये याद होगा तो वो अपने आप ही आएगा। तो पहले मैं तुमको एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट बता देता हूँ, बहुत इजी है। द लाइन इंटीग्रल of magnetic field of induction B bar is equal to वहाँ पे सरफेस इंटीग्रल था किसका? E बार का। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है किसका? B बार का। वहाँ पे क्या था? इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे क्या पता है? इज इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड टाइम्स परमेबिलिटी। जैसे एप्सिलॉन 0 को तुम परमिटिविटी बोलते हो, वैसे म्यू 0 को क्या बोलते हो? परमेबिलिटी, राइट? तो इट इज सिंपल, टाइम्स परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। सिंपल। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार, इसमें कुछ और ऐड करना है। क्या ऐड करना है बताता हूँ। गॉस लॉ में तुमने इंटीग्रेट किया था क्लोज सरफेस पे, यहाँ पे तुम इंटीग्रेट कर रहे हो अलोंग क्लोज्ड पाथ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, ये भूलना नहीं। अराउंड अ क्लोज्ड पाथ is equal to current enclosed times permeability of free space। सिंपल, गुड। तो मैथमेटिकली अगर लिखोगे तो वो मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन अराउंड क्लोज पाथ। देखना तो क्या करते हो? इंटीग्रेशन पे क्या ड्रॉ करते हो? सर्कल। B बार डॉट dl बार इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल of magnetic induction B bar around a closed path is equal to current enclosed times permeability of free space। अब जैसे गॉस लॉ को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इसके भी स्टेप्स है। तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ अगर आपको यूज करना है तो आपको इमेजिन करना पड़ता है एक क्लोज लूप, राइट, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो in Ampere's law we imagine a closed loop known as Amperian loop। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस था, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? एम्पेरियन लूप। तो known as Amperian loop around a current carrying conductor। Then
जैसे गॉसियन सरफेस का शेप डिपेंड करता है शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम पे, यहाँ पे भी एम्पिरियल लूप का शेप किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम पे। तो शेप ऑफ एम्पिरियल लूप, द शेप ऑफ एम्पिरियल लूप depends on the geometry of problem, depends on the geometry of problem. देन जैसे तुमने गॉसियन सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में इमेजिन किया था, यहाँ पे एम्पिरियल लूप को इमेजिन करोगे इन स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। वी इमेजिन, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको 3 एप्लीकेशन देखने हैं एम्पियर्स लॉ के, और तीनों में 4 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है, एक लॉ पता है, एप्लीकेशन कुछ भी लगेगा नहीं तुमको, बट ये पता होना चाहिए। सो वी इमेजिन द एम्पिरियल लूप, we imagine the Amperian loop to be made up of large number of length elements, each of length dl। फिर जैसे तुमने एक सरफेस एलिमेंट के लिए गॉस लॉ में क्या फाइंड किया था? ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए क्या फाइंड करोगे? बी बार डॉट डी एल बार। देन वी डिटरमाइन बी बार डॉट डी एल बार फॉर वन सच एलिमेंट, या फिर फॉर ईच एलिमेंट भी बोल सकते हो, फॉर ईच एलिमेंट एंड इंटीग्रेट, मतलब एंड ऐड। तो फॉर वन सच एलिमेंट बोल के ऐड कर लेते हैं, फॉर वन सच एलिमेंट एंड ऐड ऑल दीज, और हमको मिल जाता है इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार। फिर इसको इक्वेट करेंगे, किससे इक्वेट करेंगे? म्यू जीरो इंटू करंट इनक्लोज्ड, बराबर। तो स्टेप्स याद रहेंगे। इट इज सिंपल, इट इज गॉस लॉ का ही जुड़वा भाई बहन जैसा है। वहाँ पे ई मिलता है, यहाँ पे बी मिलता है। वहाँ पे सरफेस पे इंटीग्रेट होता है, यहाँ पे लूप पे इंटीग्रेट होता है। वहाँ पे आप सरफेस अलग अलग शेप का लेते हो, यहाँ पे आप लूप अलग अलग शेप का लेते हो, मोर और लेस सेम थिंग। तो अब इसका पहला एप्लीकेशन देखना है हमको, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो वी वांट टू सी 3 एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ। क्या है पहला एप्लीकेशन? हाँ, क्या है पहला एप्लीकेशन? जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर, एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। वैसे बाय द वे, ये जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तुमने ऑलरेडी फाइंड किया है। याद है किससे किया था? बायोट-सेवर्ट लॉ। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक वायर लिया था तुमने, फिर तुमने बोला था कि एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। फिर वो पूरे वायर को तुम इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। फिर तुम एक एलिमेंट का फील्ड फाइंड करते हो, फिर तुम बोलते हो कि सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लोअर पार्ट हो गया, 0 से इन्फिनिटी तक अपर पार्ट हो गया, तो लोअर पार्ट और अपर पार्ट का फील्ड सेम आएगा। तो फिर तुम टोटल फील्ड लिखते हो टोटल 2 टाइम्स ऑफ अपर पार्ट, और बहुत सारा इंटीग्रेट करके तुम फाइनली शो करते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज म्यू 0/4π2I/R। अब एम्पियर्स लॉ तुमको वही फॉर्मूला देता है बहुत कम नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो करना क्या, पहले वो समझ लो। एंड आई विल नॉट राइट डाउन एनी थ्योरी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, नोट्स आपको दिए हुए ऑलरेडी मैंने। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक पॉइंट पे फाइंड होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट पे तुम मेजर करते हो, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी एक पॉइंट पे ही मेजर करते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे मेजर करना है वो तुमको दिखाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो लेट अस इमेजिन
कंसिडर a long straight conductor carrying current I, steady current I. We want to find out the magnetic field produced due to this current at point P at a distance r from the wire. नोट्स में भी ऐसा लिख के दिया तुमको मैंने. To find magnetic field at point P at a distance r from the wire, we imagine एम्पेरियन लूप. आ जाओ स्टेप नंबर 1 पे. इन एम्पियर्स लॉ वी इमेजिन अ क्लोज लूप, है ना, बराबर. पहला स्टेप था ना ये, नोन एज एम्पेरियन लूप. तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, वी इमेजिन एन एम्पेरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. इमेजिनरी सर्कल है, ये एम्पेरियन लूप है, एम्पेरियन लूप है ये. तो टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to this long straight conductor at a distance r, we imagine amperian loop in the form of circle of radius r. तो जिस डिस्टेंस पे हमको फील्ड फाइंड करना है उतने ही डिस्टेंस को रेडियस मान के एक लूप ड्रॉ कर लिया. स्टेप नंबर 1 हो गया, राइट, बराबर. स्टेप नंबर 1 हो गया. अब क्या करना, अब वी नो दैट, क्योंकि तुम एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हो, तो तुम एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हो, तो तुमको एम्पियर्स लॉ यूज करना है, तो तुमको एम्पियर्स लॉ तो पता होना चाहिए. वी नो दैट इंटीग्रेशन b bar dot dl bar equals to mu 0 into I enclosed, इक्वेशन नंबर 1. ठीक. अब एम्पियर लूप लेने के बाद तुमने एम्पियर्स लूप को कैसे इमेजिन किया था, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स. सो इमेजिन एम्पिरियन लूप टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl. उसके बाद क्या किया था, इन सब में से एक एलिमेंट लिया था तुमने. So consider one such element at point P. मैंने जो लिख के दिया तुमको वही मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ. पहले हमने एम्पिरियन लूप इमेजिन किया, फिर हमने एम्पिरियन लूप का शेप किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम. यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर था, जब भी स्ट्रेट वायर हो तो एम्पिरियन लूप बनता है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. फिर वी इमेजिन द एम्पिरियन लूप टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl. उसके बाद क्या करते हैं, देन वी डिटरमाइन b bar dot dl bar फॉर वन सच एलिमेंट. तो एक एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे, तो कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट पॉइंट P. गुड. फिर उसके बाद b bar dot dl bar इक्वल्स टू, व्हाट इज b bar dot dl bar, bdl cos थीटा, क्योंकि a bar dot b bar क्या होता है, ab cos थीटा. तो b bar dot dl bar क्या आएगा, bdl cos थीटा आएगा. व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन b bar एंड dl bar, b bar एंड dl bar, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट का एंगल. अब थोड़ा तुमको पता होना चाहिए, याद है कि मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल. इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड such that the thumb is outstretched and fingers are curled. If thumb gives you direction of current, fingers give you direction of magnetic field. तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है ना, तो थंब ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है कि नहीं, अंदर. और ये तुम्हारा लूप भी ऐसा है, P पॉइंट पे फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, बराबर. और DL भी कहाँ है, अंदर की तरफ. एंगल कितना हो गया, 0. जैसे गॉस लॉ में था E बार और DS बार का डायरेक्शन सेम था, यहाँ पे इस केस में B बार और DL बार का डायरेक्शन सेम है. तो हियर थीटा इज 0, तो देयरफॉर b बार डॉट dl बार आ गया आपका bdl, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1. व्हाट इज cos 0, 1. फिर एक एलिमेंट के लिए तुम b बार डॉट dl बार फाइंड करते हो, फिर क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो. क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, राइट. गुड. सो देयरफॉर फॉर कंप्लीट लूप यू इंटीग्रेट b बार डॉट dl बार. तो इसको तुम इंटीग्रेट कर लोगे अभी, b बार डॉट dl बार. व्हाट इज इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार, bdl, क्योंकि cos थीटा कितना आ गया, 1, तो b बार डॉट dl बार क्या बन गया, bdl. और जैसे गॉस लॉ में तुमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस, वो एरिया एलिमेंट तुम पूरे सरफेस पे, स्फीयर पे कहीं भी लेते, उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या आता, सेम आता. और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज भी क्या था, सेम था. क्या था, सेम था. यहाँ पे भी बात वही है. मैग्नेटिक फील्ड तुम
इस एलिमेंट के लिए लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी लो, डिस्टेंस क्या है, सेम है, और करंट भी क्या है, सेम है, तो फील्ड भी क्या आएगी, सेम आएगी, तो फील्ड कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, बी बाहर आ गया। अब ऐसे छोटे 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 एलिमेंट सबको मैं ऐड करते गया तो क्या बन गया, हाँ 2 पाई आर, क्या बन गया 2 पाई आर सरकमफरेंस, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर लॉ था, इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा, राइट। करंट एंक्लोज्ड, हाउ मच इज द करंट इनसाइड दिस लूप, आई, तो सिर्फ आई, सिंपल। अगर मैं 2 वायर लेता, इसमें करंट भी आई होता तो कितना करंट अंदर है, कितना है, 0 है, क्योंकि एक करंट और दूसरा करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक प्लस आई एक माइनस आई, तो कितना है, 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, बराबर। अगर ऐसा होता तो कितना होता, 2i, एक में i1 एक में i2, तो कितना होता, i1 प्लस i2। तो हमारा जो केस है फिलहाल, तो हमने क्या लिया है, एक ही करंट है i, तो i। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 you get therefore integration b bar dot dl bar, integration b bar dot dl bar equal to mu times of, मतलब mu 0 times of current enclosed। ये क्या आया तुम्हारा, ये आया b into 2 pi r, क्या आया ये b into 2 pi r, और ये क्या आया, I आया, है ना। तो b क्या आ गया, mu 0 by 2 pi I by r, तो इसको ऐसा लिखूं क्या मैं, mu 0 by 4 pi 2i by r, आ गया क्या ये, यस। यही सेम फॉर्मूला तुमने डिराइव किया था यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, इतना सारा इंटीग्रेशन करके, और वही सेम फॉर्मूला तुमको आ गया शॉर्टकट में। अब बोर्ड्स में जब पूछते हैं क्वेश्चन, भी पूछा है और चांसेस है पूछ भी लेंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशन होता है कि तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ बोला होगा, और तुम ये लिख के आओगे 0 मार्क्स। यूजिंग एम्पियर्स लॉ लिखा बोला होगा और तुम बायट-सावर्ट लॉ लगा के आए, 0 मार्क्स। तो पूरा पढ़ लेना, जो मेथड बोला होगा वही। हाँ, अगर मेथड मेंशन नहीं किया है तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, गुड। देन यू हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन में तो हमको सिर्फ एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, है ना ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है, तो लेट अस सी व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हैज अ फॉर्मर मतलब एक कोर होता है, कोर। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में कैसे होता है, एक कोर होता है, वैसे यहाँ पे भी एक मटेरियल है अंदर, सिलेंडर है, इसको कोर बोलते हैं, इसको सिलेंड्रिकल फॉर्मर भी बोलते हैं, और इसके ऊपर हम लोग करते हैं वाइंडिंग्स, इसके ऊपर हम लोग वायर की वाइंडिंग करते हैं। घर में कभी पंखा खराब हुआ होगा तो पंखा रिपेयर करने वाला बोलता है देखो वाइंडिंग खराब हो गया, कैसे वायर को ऐसे गोल 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 लपेटा होता है, दैट इज वाइंडिंग। तो सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ मेटालिक कोर। वैसे मैग्नेटिक कोर होता है, मैग्नेटिक क्यों होता है वो अगले चैप्टर में समझेगा, 11 नंबर में। जो मैग्नेटिक कोर होता है उसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते हैं, हाँ नॉर्मली कॉपर का वाइंडिंग होता है वो। अब जब आप इसमें से करंट पास करोगे, ना, तो बिकॉज जब भी करंट हो, करंट क्या प्रोड्यूस करता है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, वही तो फाइंड करना है तुमको। तो जब करंट पास होगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और तुमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। अब जब अलोंग द एक्सिस बोला होता है तो ऐसा भी बोलते हैं इनसाइड, वेल इनसाइड,
वेल इनसाइड अलोंग द एक्सिस। तो तुमको इस एक्सिस के अलोंग क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। अब हम किसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, एम्पियर्स लॉ का। एम्पियर्स लॉ के लिए तुमको करंट को क्या करना पड़ता है, एनक्लोज। इसमें से करंट है I, तो I इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, I इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, बराबर। लेकिन तुमको एक चीज मैंने और बताई, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए तुमको करंट को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज। और करंट को एनक्लोज करने के लिए तुम क्या इमेजिन करते हो, एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप का शेप किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। पिछले केस में लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, हम एक सर्कुलर लूप लेके हमने खत्म कर दिया। यहाँ पे हम लोग लेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप, और उस रेक्टेंगल का एक साइड इज वेरी नियर टू द एक्सिस, या एक्सिस पे ही है वो बेसिकली, और एक साइड फार अवे है। बहुत जगह पे ये डायग्राम ही गलत दिया हुआ है, बहुत कई कई जगह पे ये ऊपर दिखा दिया, कई जगह पे पता है क्या किया है, कई जगह पे सारे ही टर्न्स को एनक्लोज कर लिया, मतलब सोलेनॉइड के सारे ही टर्न्स लूप के अंदर ले लिए। तो वैसा नहीं है, बी लिटिल केयरफुल, वैसा नहीं है। और ये इमेजिनरी लूप है, एम्पिरियन लूप, तो इसमें हम लोग लूप इमेजिन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसका ये लेंथ है L, पक्का, राइट। एग्जाम में लिखना है, कंसिडर अ सोलेनॉइड हैविंग वाइंडिंग ऑन इट्स फॉर्मर, राइट, बराबर। लेट क्या क्या पैरामीटर है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेट I बी द करंट flowing through the winding, small n be the number of turns per unit length, number of turns per unit length. What is the meaning of number of turns per unit length? चलो एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास सोलेनॉइड है, उसके ऊपर 1000 टर्न्स है। कितने टर्न्स है, 1000। और मान लेते हैं उस सोलेनॉइड का लेंथ 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। तो 1000 टर्न्स इन 10 मीटर्स, तो 1 मीटर में कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, 100, 1000 बाई 10। तो तुमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को किससे डिवाइड किया, लेंथ से, दैट इज स्मॉल एन। और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, 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 लेंथ ऑफ एम्पिरियन लूप नहीं, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो व्हाट विल बी स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सिंपल है ना। अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है, उसका लेंथ 10 मीटर है, और उस पर मैंने अगर 2000 टर्न्स लगा दिए, वाइंडिंग कर दिया, तो हर एक मीटर में कितना हुआ, 2000 बाई 10, 200 टर्न्स पर मीटर, बस वही है। गुड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का श्योर। हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, अलोंग द एक्सिस। तो वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। और अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमको क्या इमेजिन करना पड़ेगा, एम्पिरियन लूप। वो हमने क्या लिया, रेक्टेंगल। सो टू फाइंड, टू डिटरमाइन magnetic induction, magnetic field, to determine magnetic field along the axis, we imagine an Amperian loop in the form of rectangle, ABCD of length AB, length of AB equal to L। मैं सिर्फ AB का लेंथ ले रहा हूँ, कैपिटल L। मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, जो एम्पिरियन लूप है उसका लेंथ को कैपिटल L बोल रहा हूँ,
और जो कंडक्टर मतलब सोलेनोइड का लेंथ है उसको क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल है। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। फिर मैं तुमको क्या बताया, स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1, फॉर्मूला ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो वी नो दैट, हर जगह पे ऐसा ही करना है, वी नो दैट। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू आई एंक्लोज, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होता है टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यही स्टेप्स है, कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। स्टेप नंबर 3 में आई एंक्लोज निकालोगे, डन। तो स्टेप 2, अब एक बात बताओ, जब सर्कुलर लूप था तो तुमने बोला कि हम सर्कुलर लूप को छोटे 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 एलिमेंट्स में इमेजिन कर लेंगे, एक के लिए बी बार डॉट डी एल बार फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। यहाँ पे तुमको लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी 4 टुकड़ों में है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। यहाँ पे तुमको एलिमेंट्स में इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है। बराबर, गुड गुड। तो यहाँ पे तुम बोलोगे ये जो इंटीग्रेशन तुमको मिलने वाला है बी बार डॉट डी एल बार, कहाँ से मिलेगा, बी बार डॉट डी एल बार फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि पहला एलिमेंट तुम्हारा कहाँ से कहाँ था, ए टू बी, फिर कहाँ था, बी टू सी, फिर कहाँ था, सी टू डी, फिर कहाँ था, डी टू ए। तो टोटल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन ए टू बी, फिर क्या करोगे, बी टू सी, फिर क्या करोगे, सी टू डी, और फिर क्या करोगे, डी टू ए। सिंपल, गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। लेकिन व्हाट इज बी बार डॉट डी एल बार, व्हाट इज बी बार डॉट डी एल बार, फॉर्मूला बता दो, अरे फॉर्मूला बता दो। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा, तो व्हाट इज बी बार डॉट डी एल बार, बी डी एल कॉस थीटा। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। अब तक मैं राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा था टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी मैं वही करने वाला हूँ। सिर्फ अब तक के केस में क्या था, इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विथ थंब आउटसाइड एंड फिंगर्स कर्ल्ड, इफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे वायर स्ट्रेट था, यहाँ पे वायर स्ट्रेट है क्या, नहीं, यहाँ उल्टा हो जाता है। इस केस में कर्ल्ड फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थम्स गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब तक थंब तुमको करंट का डायरेक्शन बता रहा था और कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, अब उल्टा है, कर्ल्ड फिंगर्स करंट है और थंब मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। ये जो है ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग ऐसा है कि नहीं, ऐसा है ना, करंट ऐसा सा जा रहा है ना, तो थंब कहाँ है, अलोंग द एक्सिस, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खुद अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है, बराबर। अगर अलोंग द एक्सिस है इसका मतलब वो BC साइड को परपेंडिकुलर है और DA को भी परपेंडिकुलर है। मुझे एक बात बताओ, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब बी बार डॉट डी एल बार, क्योंकि ये बी बार है, डी एल बार लेंथ ऐसा है और यहाँ पे भी डी एल बार लेंथ ऐसा है, तो बी बार डॉट डी एल बार दो एलिमेंट से तो 0 ही हो गया, किसके लिए, BC और DA के लिए, है ना। तो ये जो चार मैंने लिखे उसमें से BC और DA कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, क्योंकि उस केस में B और DL क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंस B बार एंड DL बार आर परपेंडिकुलर फॉर कौन कौन, BC एंड DA, therefore integration from B to C B bar dot DL bar and integration from D to A B bar dot DL bar is equal to 0 ही हो गया। अब अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने तुमको बताया था कि करंट कैरिंग कॉइल, अभी कॉइल ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो। सोलेनॉइड में ऐसा कॉइल है, टर्न्स ऐसे ऐसे है ना।
तो तुमको याद होना चाहिए, मैंने कल ही बताया था तुमको। चलो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसको टेढ़ा कर दूंगा, रोटेट कर लूंगा। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, करंट कैरिंग कॉइल में एक साइड से करंट दिखता है एंटी क्लॉकवाइज, वो बन जाता है नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड से दिखता है क्लॉकवाइज, वो बन जाता है साउथ पोल। और फील्ड लाइंस जो होते हैं ना, फील्ड लाइंस वो ऐसे जाते हैं। और जो फील्ड लाइंस है, मैंने ये भी बोला था तुमको, जो फील्ड लाइंस है, जितना आप दूर जाओगे उतने ही फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बोला था कि नहीं मैंने ऐसा? जितना तुम दूर जाओगे उतने फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, या फिर एक काम करो, इसको रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कॉइल है वो रोटेटेड कॉइल है। ये है आपका एक्सिस, इधर है एक्सिस, जहां पे तुम्हारा ए बी है, जहां पे तुम्हारा ए बी है, ये ऐसा है। अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं बहुत दूर, तो वहां पे फील्ड लाइंस कम होंगे कि नहीं? और जहां पे फील्ड लाइंस कम होते हैं, वहां पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है। वैसे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। 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 मतलब ये जो सी से डी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी जीरो है। also integration from C to D B bar dot DL bar is also zero. Why? Since CD is far away, और क्योंकि फार अवे है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, तो ऑलमोस्ट जीरो है। तो बचा कौन, सिर्फ A to B। तो therefore integration over closed loop B bar dot DL bar is just integration BDL from A to B। तो हो जाएगा A to B B DL cos थीटा। अब मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, मतलब ए बी के अलोंग है, ए बी का लेंथ खुद ए बी के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड भी ए बी के अलोंग है, तो लेंथ भी इधर है, फील्ड भी इधर है, एंगल कितना है, जीरो। कितना एंगल है, जीरो। तो व्हाट इज cos जीरो, 1। तो देयरफॉर यू हैव दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A to B B D L cos जीरो, जो 1 हो जाएगा। और B तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आया, तो अंदर कौन बचा, सिर्फ DL। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं छोटे 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 एलिमेंट्स A से लेके B तक ऐड करता जाऊं, A से लेके B तक ऐड करता जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, L। हाँ, तो इंटीग्रेशन DL क्या है, L है, L है L। सो दिस इज इक्वल्स टू BL। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2, जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या फाइंड करते हो, क्या फाइंड करते हो, करंट एनक्लोज्ड। अब ये कैसे फाइंड करते हो, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दो। है ये सभी इजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, फिजिक्स है इमेजिनरी, पूरा सोचना पड़ेगा आपको। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक ही लूप है, एक लूप, एक ही टर्न है, उसमें 10 एम्पियर का करंट है, तो व्हाट इज टोटल करंट, 10। अब मेरे पास 2 टर्न्स है और करंट है 10 एम्पियर, बराबर। तो एक ही वो जो 10 एम्पियर का करंट था वो कितनी बार घूम के आया, 2 बार, तो टोटल करंट कितना हो गया, 20। मेरे पास 10 एम्पियर का करंट है, वो 3 बार घूम के आया, कितना हो गया, 30, बराबर, करेक्ट। तो मुझे अगर ये मिल जाए, क्या मिल जाए, ये जो मैंने एम्पीरियन लूप लिया, उस एम्पीरियन लूप के अंदर कितने टर्न्स है वो समझ में आ जाए, तो मैं करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना, तो फिर टोटल करंट मिल जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। मैंने अभी बोला एक टर्न है, 10 एम्पीयर करंट है, तो टोटल करंट कितना बनेगा, 10। मेरे पास कॉइल में 2 टर्न है, 10 एम्पीयर करंट है, तो टोटल कितना हो गया, 20, क्योंकि 2 बार घूम के आया, बराबर। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स का इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे करंट एंक्लोज देखना है। किस में एंक्लोज देखना है, लूप के अंदर, बाहर का मेरे को मतलब नहीं। इसलिए मैंने बोला डायग्राम बहुत जगह पे गलत है, बहुत जगह पता है क्या किया उन्होंने, सीधा पूरे के पूरे टर्न्स अंदर दिखा दिए। भाई जब पूरे अंदर दिखा दिए
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने एनक्लोज हो गए बताओ जरा। अब लिखा था ना मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, लिखा था यहाँ पे कितना एन, तो टोटल करंट कितना हो गया एन आई। तो हम लोग एम्पियर लूप में सारे टर्न्स लेते ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास इन्फिनाइट लेंथ का सोलेनोइड हो तो मैं क्या पूरा का पूरा लूंगा। तो इसलिए यार यू हैव टू इमेजिन दिस। अब मुझे बताओ, अब तुमसे मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने बोला 1000 टर्न्स है और टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना कितना 1000 टर्न्स है 10 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना 100, हाँ कि ना। 2 मीटर में कितना 200, 3 मीटर में कितना। तुम पता है कर क्या रहे हो, तुम पहले टोटल टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, सोलेनॉइड की लेंथ से, मतलब कैपिटल एन को स्मॉल एल से डिवाइड कर रहे हो, उसको बोल रहे हो स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ 1 मीटर में कितने टर्न्स। फिर तुमको पूछा मैंने मुझे बताओ 2 मीटर में कितना, तो तुमने बोला 2 × 100। 3 मीटर में कितना, तुमने बोला 3 × 100। मतलब तुम हर बार लेंथ को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये याद रखना होगा। तो करंट एनक्लोज के लिए पहले तुमको चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें लूप के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स इन एम्पीरियन लूप। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, करंट से। नंबर ऑफ टर्न्स इन साइड द एम्पीरियन लूप कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द लूप। ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप, इनटू क्या करोगे आई करोगे। ये हो गया टोटल करंट एनक्लोज्ड, इक्वेशन 3। ये समझा कि नहीं समझा, वापस बताओ एक बार। मैं एकदम, अब थोड़ा ध्यान दो, मेरे पास जो सोलेनॉइड था उस पर टोटल टर्न्स अगर 1000 थे और उस सोलेनॉइड का लेंथ 10 मीटर था, तो 1 मीटर में कितना हुआ 100। मतलब कैपिटल एन को तुमने लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल एल के साथ डिवाइड कर दिया, वो बन गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको तुम स्मॉल एन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, स्मॉल एन। फिर मैंने बोला कि 2 मीटर में कितना, तो तुमने बोला 2 × 100। 3 मीटर में कितना 3 × 100। एल मीटर में कितना एल × 100। 100 कौन है, एन है, तो एल × एन, राइट। और जितने टर्न्स होंगे नंबर ऑफ टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, करंट से, तो टोटल करंट मिल गया ना। हाँ, तो अभी ये इक्वेशन नंबर 1 to 3, तो फ्रॉम 1 to 3, therefore from equation number 1, 2 and 3, इक्वेशन नंबर 1 था इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार इक्वल टू म्यू इंटू करंट एनक्लोज, म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज। ये तुमने फाइंड क्या किया पता है, bl। ये देखो bl म्यू 0, ये तुमने पता है क्या फाइंड किया, nli, ll कैंसल, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, म्यू 0 ni, बन गया फॉर्मूला, यही होगा म्यू 0 ni। अब थोड़ा सा और अपना इमेजिनेशन बढ़ाओ। ये तो तुमको पूछा था मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, एक्सिस मतलब सेंटर के पास। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन नियर द वन एंड, एक एंड के पास। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सोचो अच्छे से। जब तुम एक्सिस की बात करते हो ना, करंट गोल गोल घूम रहा है, मतलब ऊपर के पार्ट से भी पास हो रहा है, नीचे के पार्ट से भी पास हो रहा है। जब ऊपर के पार्ट से पास हो रहा है तब वो सेंटर पे फील्ड बना रहा है, जब नीचे से पास है तभी भी वो सेंटर पे फील्ड बना रहा है। तो जब तुम एक्सिस की बात करते हो तो ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट दोनों से तुमको फील्ड मिल रहा है ना। और अगर मैं एक एंड के पास में ले लूं तो नीचे वाला कंट्रीब्यूट करेगा क्या, ऊपर नहीं। तो टोटल फील्ड जितना तुमको एक्सिस पे मिला उसका आधा, तो नियर वन एंड। सो सिमिलरली near one end you have magnetic field half of along the axis, तो सिर्फ डिवाइड बाय 2 करोगे। देखो ये भी इक्वेशन दिया है तुमको, सबसे लास्ट दिया क्या, यस दिया है, गुड। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ।
Moving to the last application, which is very easy. Magnetic field along the axis of a toroid. The last application है magnetic field along the axis of a toroid. Magnetic field along the axis of a toroid. You know what is a toroid? Toroid is a solenoid bent in the shape of a donut. डोनट देखा? डोनट डोनट नहीं देखा? डोनट नहीं पता? नहीं पता डोनट? कौन सा डोनट? हमारे यहाँ पे डोनट के शेप अलग अलग आते हैं, लेकिन डोनट का एक्चुअल शेप होता है काइंड ऑफ अ रिंग. चलो ड्रॉ कर देता हूँ मैं. हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ को डोनट बोल देते हैं, लेकिन डोनट का एक पर्टिकुलर शेप होता है. ऐसा शेप होता है वो, ऐसा होता है वो. There is a very famous brand also. मैं नहीं बोलूँगा, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनीवन. तो डोनट ऐसा होता है. तो सोलेनॉइड को ही हमने डोनट का शेप दे दिया तो बन गया टोरॉइड. क्या बन गया? टोरॉइड. तो टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड बेंट इनटू द शेप ऑफ अ डोनट. ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है और इजी है ये. टोरॉइड is a solenoid bent into the shape of a donut. अब डोनट अगर आप देख रहे हो तो इसके दो रेडियस है, एक है इनर रेडियस, एक है आउटर रेडियस. अभी वो नोट्स में नहीं दिया मैं, लेकिन बता देता हूँ आपको. R1 और R2, where R1 is inner radius, R1 is inner radius, R2 is outer radius. तो अभी क्वेश्चन ये पड़ जाता है कि फिर कौन सा रेडियस हमने कंसीडर करना चाहिए, तो हम एवरेज कर देते हैं. क्या कर देते हैं? एवरेज. और एवरेज करोगे तो एवरेज करने के बाद ना वो यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाता है एक्सिस. क्या बन जाता है? ये एक्सिस. तो ये जो डोनट है, मतलब जो टोरॉइड है, इसका जो रेडियस है वो क्या है? एवरेज रेडियस. तो लेट आर बी द एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, आर बी द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड. ऑफ टोरॉइड. तुम क्या फाइंड करने निकले थे? व्हाट डिड यू वांट टू फाइंड आउट? मैग्नेटिक फील्ड बिना करंट के कहां से आएगा? तो तुमको पहले यहाँ पे कॉइल दिखाना पड़ेगा और इस कॉइल में से करंट दिखाना पड़ेगा. इसमें से करंट है I, तो लेट I बी द करंट, I बी द करंट थ्रू द वाइंडिंग. और ये जो तुमने कॉइल लगाई, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है ना, तो यहाँ पे कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. यहाँ पे हमको स्मॉल n डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बताता हूँ क्यों. हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है? अलोंग द एक्सिस. हम लोग कौन सा लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं? एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ के हिसाब से करंट को क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज. एनक्लोज करने के लिए क्या इमेजिन करते हो? लूप. आपको पता है बेस्ट थिंग इज, जो इसका एक्सिस है उसी को तुम एम्पियरियन लूप बना दो, बात ही खत्म. तो इन दिस केस एम्पियरियन लूप coincides with the axis of the toroid. हमने बहुत स्मार्ट काम किया, बताता हूँ क्यों, समझेगा थोड़ी देर में. हमारा मैथ्स कम हो जाएगा इससे, राइट. तो एम्पियरियन लूप एक्सिस को ही बना दिया, हो गया बराबर. व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? वी नो दैट. व्हाट डू यू नो? इंटीग्रेशन b bar dot dl bar equals to mu 0 I enclosed. What was step number 2? To find out b bar dot dl bar. How do you find out b bar dot dl bar? bdl cos theta. bdl cos theta. अब इमेजिन करना पड़ेगा तुमको. वही राइट हैंड रूल, थंब रूल. यहाँ पे भी
कर्ल्ड फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम कहीं पे भी देखोगे ना तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, अरे देखो ये कर्ल्ड फिंगर्स है ना, ये लाइंस मतलब कर्ल्ड फिंगर्स है ना, करंट ऐसा था, करंट मेरे फिंगर्स के थ्रू जा रहा है ना, फिंगर्स के थ्रू, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, एक्सिस पे। यहाँ पे किया तो एक्सिस पे, यहाँ पे किया तो भी एक्सिस पे, हाँ कि ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। और ये जो डीएल होता है, जो तो तुम लेंथ एलिमेंट लेते हो, किसके लेंथ एलिमेंट लेते हो, एम्पीरियन लूप के। किसके लेते हो, एम्पीरियन लूप के। तो एम्पीरियन लूप को मैं ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पे, 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 ऐसा कर रहा हो कि नहीं। तो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, अलोंग एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या है, अलोंग एक्सिस है। इसलिए मैंने बोला स्मार्ट काम करो, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने एक्सिस को एम्पीरियन लूप बना दिया। इससे क्या हुआ कि लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो थीटा क्या हो गया, जीरो। थीटा क्या हो गया, जीरो। तो थीटा इज जीरो, क्योंकि थीटा जीरो आ गया तो इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू बी डी एल कॉस जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो, 1। तो इंटीग्रेशन, और बी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे तुमको बोला कि बी डिपेंड करता है करंट पे और डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो बी तो कांस्टेंट है। व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल, 2 पाई आर। कितना है, 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या फाइंड करोगे, आई एनक्लोज। क्या फाइंड करोगे, आई एनक्लोज। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब तुमने एम्पीरियन लूप एक्सिस को मान के तुम्हारा काम कम कर लिया। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए तुमने, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल है। और ये जो एम्पीरियन लूप तुम देख रहे हो, इसमें सारे ही टर्न्स आ गए ना। पिछले केस में वैसा नहीं था, पिछले केस में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स बाहर थे। यहाँ पे एम्पीरियन लूप में सारे टर्न्स आ गए। टोटल टर्न्स कितने हैं, एन। तो करंट आए कितनी बार घूम के आया, एन आए। कितनी बार घूम के आया, एन आए। तो टोटल करंट कितना हो गया, एन आए। फिर क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3, फ्रॉम 1 to and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू जीरो आई एनक्लोज्ड। ये क्या आया, क्या आया, ये लिखा हुआ है, क्या आया, b इंटू 2 पाई आर। ये क्या आया, एन आई। इसको उधर भेज दो तो b क्या हो गया, म्यू जीरो एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। हाँ, अब एक लास्ट थिंग, सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों का इक्वेशन अलग अलग है ही नहीं। बताता हूँ क्यों। सोलेनॉइड ऐसा था, स्ट्रेट लेंथ एल था, क्या था, एल था। इसको ऐसा बना दिया, लेंथ क्या हो गया, 2 पाई आर। क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये 2 पाई आर पता है कौन है, लेंथ है। व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कॉल्ड एज, स्मॉल एन। तो ये स्मॉल एन ही तो है तुम्हारा, ये कुछ और थोड़ी है, ये स्मॉल एन ही है। इज द सेम फॉर्मूला, इज द सेम फॉर्मूला। पक्का, गुड। तो यहाँ पे तुम्हारा थ्योरी पार्ट हो गया चैप्टर का खत्म, डन।